गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग टेक्सोनॉमी कर रहे थे। टेक्सोनॉमी में हमने प्रिंसिपल एंड प्रोसेसर्स देखे, किसके क्लासिफिकेशन करने के, ठीक है ना। लेकिन क्लासीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके, उसे डिस्क्राइब कर सके, उसके नाम रख दें, तब जाके हम उसे क्या कर सकते हैं, प्रॉपर क्लासीफाई कर पाएंगे, तब उसे एक प्रॉपर कैटेगरी में हम डाल पाएंगे। ओके चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमको एक कन्वीनियंट कैटेगरी मिल जाती है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? कन्वीनियंट कैटेगरी मिल जाती है किसी भी चीज़ के स्टडी करने के बाद या डिस्क्राइब करने के बाद। जैसे सपोज आपके घर में लाइब्रेरी हो और लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड का बुक एक सेल्फ में रख दिया, फिर सेकेंड का कहीं और रख दिया। इससे क्या होगा, जब आपसे कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक मांगेगा तो बहुत ईजिली उसे निकाल के दे सकते हैं। इसी को कहते हैं कैटेगराइजेशन। तो आपको न्यू जो ऑर्गेनिज्म मिला है, आप उसे क्या कर रहे हैं, उसे आप कन्वीनियंट कैटेगरी में डाल रहे हैं ताकि उसको ईजिली क्लासीफाई कर सकें, है ना। आपने ये जो क्लासिफिकेशन किया इसलिए ताकि उसको एक कैटेगरी दे दें। क्लियर है बेटा? सिंपल, कोई भी चीज़ आपको मैशअप मिल जाएगी तो आप उसे पहले क्लासीफाई करते हैं ना, ताकि हम इसको आराम से समझ सकें कि अच्छा ये क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, आप ये सब समझ सकें। इस वजह से हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। जैसे सपोज आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं लेकिन उनको क्लासीफाई किया गया है, पीरियड्स वाइज सब उसको क्लासीफाई किया गया है ताकि आप हर पीरियड में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ पाएँ। और ऐसा हो जाता तो एक साथ क्लास कर लो, पढ़ो, ऐसे तो होता है। हमको अगर यहाँ वर्ड है कन्वीनियंट, हमको अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अगर हमको चीज़ों की अप्रोच चाहिए तो हमें क्या करना होता है, उसे क्लासीफाई करनी होती है, ठीक है। क्लासीफाई करने के लिए हमें कैटेगरी बनानी होती है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए कैटेगरीज फॉर्म है, क्योंकि हमें क्लासीफाई करके कहाँ रखना है, उनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में रखना है। इसका मतलब कैटेगरीज होंगी, ठीक है। कुछ कैटेगरीज हैं, देख लेते हैं। यही को लिखते हैं, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ये पैरेलल लिखेंगे आप, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ओके, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। ओके, तो ये है आपका एक बड़ा कैटेगरीज। ये कैटेगरीज हैं। अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो हम उसको इन कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो, अभी आपको ये ठीक से दिमाग में नहीं आ रहा होगा, इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। पहले तो बेटा इसको लर्न करने का आपको ट्रिक करना ही पड़ेगा। ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, 7 कैटेगरीज हैं। इनको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा सीक्वेंस में। तो कैसे याद करेंगे? एक सिंपल ट्रिक से। पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं, कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिक है आपके पास, देखो बेटा, ट्रिक के लिए ना स्टोरी सुनना पड़ेगा। स्टोरी ये है कि एक राजा है, वो क्या करता है, वो ऐसे तो जो गर्ल सिक्योरिटी उन्होंने रखी है, मतलब मेल सिक्योरिटी है और मतलब बॉय सिक्योरिटी होती है ना, उससे अब यहाँ पे गर्ल बोल रहे हैं क्योंकि अभी ये जी का में काम है तो हम गर्ल बोलेंगे। तो उनके पास मेल फीमेल दोनों कैटेगरीज में उसके पास सिक्योरिटी है, लेकिन और इनको वो पे भी करता है। किंग कितना पे करता है? करोड़ रुपए पे करता है। तो इस करोड़ में क्या होता है कि उसे पता चल जाता है कि मेरे पास जो फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो कैसे हैं, वो फेक हैं, झूठे हैं, ये फालतू में हमारा पैसा लेके जा रहे हैं। तो देखो ट्रिक कैसे आप करोगे, किंग पेज करोर्स, और यहाँ पे आगे लिखेंगे और। स्टोरी को एंड से नहीं कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमें और की जरूरत है। एंड या और फायर्स मतलब निकाल देना, फायर्स, गर्ल्स लिखिए, गर्ल्स, सिक्योरिटी,
मतलब कि जो गर्ल सिक्योरिटी है उसके के पास उसको वो करोड़ रुपए देता है, लेकिन फिर क्या होता है, उसे पता चल जाता है फेक है, तो इस वजह से उनको क्या करता है, नौकरी से निकाल देता है। ठीक है ना। एफ फॉर फेक, एफ फॉर फायर्स, यानी निकालना। ठीक है, इस ट्रिक से आप इसको याद रखोगे। पहले लेटर्स को कंसिडर करेंगे। के फॉर किंगडम, पी से फाइलम। बेटा जब एनिमल की बात होती है, जब भी आप एनिमल की बात करेंगे तो आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, और जब आप किसी प्लांट को डिफाइन कर रहे होंगे तो फाइलम की जगह डिवीजन लिखते हैं। ठीक है, ये तो आपको साथ साथ ही याद करना पड़ेगा। करोड़, करोड़ में आ जाएगा क्लास और ऑर्डर, एफ फैमिली, जी जीनस, एस स्पीशीज। क्लियर है, आपको ऐसे तैयार करना होगा। ठीक है, ये कैटेगरीज है। आपको याद होगा किंगडम में आपने अभी 9th में पढ़ा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सब क्या थे, किंगडम थे। ठीक है ना। फिर आपने फाइलम देखा था, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ये सब आपने फाइलम देखा था। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा क्लासेस, क्लास में आपने मैमेलिया क्लास देखी हुई है। ठीक है, उसके बाद है आपका आई थिंक फाइलम कुछ गलत हो गया, स्पीशीज, ह्यूमनिटी, ह्यूमन की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ से देखते हैं, होमो सेपियन, होमो सेपियन, फैमिली, होमिनिटी और ऑर्डर, क्लास, मैमेलिया, बेटा आई थिंक फाइलम एंड ऑर्डर में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तक बता दूँगी। ठीक है, या फिर अभी जब ये मैं आपको वीडियो दूँगी तो इसी में मैं करेक्ट करा दूँगी। ठीक है, अभी दिमाग से निकल गया मेरे। और किंगडम आपका एनिमेलिया, एनिमेलिया। ठीक है, एक ही जगह बोल रही है। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा किस में जा रहा है, चलो खैर कोई बात नहीं, ये हम देख लेंगे। तो एनिमेलिया, किंगडम, यहाँ से चलते हैं। सेपियन, स्पीशीज, होमो, जीनस, होमिनिटी, फैमिली होती है, मैमेलिया आपका क्लास होता है। ठीक है, यहाँ दो चीज़ें हमने छोड़ी हुई है, एक ऑर्डर, एक फाइलम। ठीक है, तो ये ह्यूमन का है, इस तरह से ह्यूमन की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो बेटा समझने वाली बात इसमें ये है कि हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को पाया तो हम उसको क्या करते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, समझिए ऐसे कि ह्यूमन बीइंग एनिमल है कि प्लांट है, या मोनेरा है कि प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट है, एनिमेलिया। क्या बोलेंगे आप, एनिमेलिया है। ओके ठीक, आपने किंगडम एनिमेलिया लिख दिया। ठीक है, एनिमल तो है, लेकिन उस एनिमल में तो बहुत सारे आते हैं ना, आपको इतने सारे आपको मिलते हैं, पोरीफेरा मिलता है ना, फाइलम मिलता है आपको। उसके बाद जो है यहाँ कॉर्डेटा होगा, फाइलम आपका कॉर्डेटा होगा, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल गया कॉर्डेट, जिसमें कॉर्डेट होती है, लेकिन कॉर्डेट तो आपके पास उसमें भी होती है, आपको मिलेगी एम्फीबिया में मिलेगी, है ना, बर्ड्स में मिलेगी, और आपको मिलेगी रेप्टाइल्स में मिलेगी, सब में मिलेगी। लेकिन क्या हम ये सब है नहीं ना, फिर हम क्या करेंगे, तो कॉर्डेटा हम हमारे जिसके पास पेट की हड्डी हो, चलो ठीक है, हमारे पास होती है तो हमको कॉर्डेटा मिल गया। फिर आते हैं क्लास में, क्लास में तो इतने सारे क्लासेस हैं, आपके पास है पीसेस है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड है, तो हम क्या ये सब है नहीं, हम मैमल्स हैं तो हमको मैमल्स में रखा गया। ठीक है, फिर नीचे आते हैं ऑर्डर, यहाँ में मेरे दिमाग से निकल गया बेटा। उसके बाद जो है फैमिली, फैमिली हमारी होमिनिटी। ठीक है, ये आपको होमो से मिलती है, जीनस हमारा होमो सेपियन। अब कहोगे अब हम लोग होमो सेपियन, सारे इंसान होमो सेपियन है, सेपियन, सेपियन हमारी स्पीशीज़ है और ये बताती है कि हम इंसान हैं। इस तरह के बेटा और पहले भी लोग हुआ करते थे, तो होमो इरेक्टस होते थे, होमो हैबिलिस होते थे, वो एकदम डिफरेंट थे। आज भी वो होते तो हमारे और उनके बीच में बहुत अंतर होता। ठीक है ना, और हम लोग ऑलमोस्ट एक ही जैसे दिखाई देते हैं सारे ह्यूमंस। ठीक है ना, तो ये हो गए, आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो आप इसी तरह से उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, इसके साथ आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, इस कैटेगरी में ये जितनी कैटेगरीज हैं सबसे ज़्यादा आपको वेरिएशन ऊपर की तरफ मिलेगा। अच्छा बताओ
किंगडम में क्या हो सकता है, या तो एनिमल हो सकता है या तो प्लांट हो सकता है, ठीक है। जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, इसमें क्या हो जाता है, सिमिलैरिटी लेस हो जाती है, ठीक है। और जितना हम यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि सिमिलैरिटी लेस हो रही है और डिससिमिलैरिटी बढ़ रही है ना। सेम चीज़ हुआ ना, उल्टा कर दिया बस। डिससिमिलैरिटी क्या हो रही है, सिमिलैरिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है ना। ये जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टैक्सा। मतलब ये सातों कैटेगरी टैक्सा कहलाते हैं। जैसे हम बताते हैं आपके स्कूल में रूम्स होते हैं, है ना, लेकिन आप सबको रूम्स बोलते हो, ठीक है। और जब आपको नाम देना होगा तो क्या बोलते हो, ये 10th A है, 10th B है, 10th C है, 10th D है, तो समझो वही है 10th A, 10th B, 10th C, 10th D, सब ऐसे करके सीक्वेंस में है, ठीक है। लेकिन क्या है, इन सबको मिला के हम रूम्स कहते हैं, वैसे ही इनको हम क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्योंकि टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन थी कि कुछ प्रिंसिपल्स का यूज़ करके, प्रोसीजर्स का यूज़ करके आप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करिए। तो हमने कर तो दिया, हमने क्लासीफाई कर दिया। ये रही कैटेगरीज, इन्हीं कैटेगरीज को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लियर है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबका अपना लेवल है, ठीक है। इसका एक्यूमुलेशन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, देखो बेटा, सब में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ठीक है। और कुछ फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से जीनस स्पीशीज से अलग होता है, फैमिली जीनस से अलग होती है, ऑर्डर आपकी फैमिली से अलग होता है, क्लास ऑर्डर से अलग होता है, फाइलम से क्लास अलग होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जब बहुत सारी स्पीशीज मिलेंगी तो फिर वो जीनस फॉर्म करती है। मतलब या तो ऐसे समझो, जब सिमिलर कैरेक्टर वाले जो फीचर्स होंगे वो स्पीशीज में मिलेंगे, जीनस वाले सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे, कोई किसी को रिपेल नहीं करेगा, ठीक है ना। ओके, बाकी बुक से रीडिंग करना, तो मुझे बताना कहाँ पे नहीं समझ में आया। ओके, पहली चीज़ तो इसका सीक्वेंस तैयार कर लेना, ये चीज़ तो है। और नेक्स्ट वाली वीडियो में ना इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे। यहाँ पर ऑर्डर मुझे याद नहीं आया, तो कबूजा अभी तक याद नहीं आया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। या कुछ भी इसमें चेंजेस होगा, आई थिंक ऑर्डर और इसमें लेके ऑर्डर को लेकर कुछ चेंजेस होगा तो मैं बता दूंगी आपको। आगे चलते हैं। आगे है अगर कोई टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन पूछेगा आपसे, टैक्सोनॉमी को डिफाइन कैसे करते हैं। हाँ, टैक्सोनॉमी की ये एक फीचर था, है ना। टैक्सोनॉमी का काम था प्रिंसिपल और प्रोसीजर के बेस पर क्लासिफाई करना, ठीक है, ये काम था, मानते हैं। ओके, तो यहाँ जो प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं इसी को तो हमें डिराइव करना होगा, तब तो हम क्लासिफाई कर पाएंगे। तो अब जो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन आप लिखेंगे it is the branch of biology which deals with characterization, identification, description, classification, and nomen 1, 2, 3, 4, 5 nomenclature. Taxonomy is a branch of biology which deals with categorization, identification, description, classification and nomenclature of the organism. Is called taxonomy.
आप कहोगे मुझे ये सारे वर्ड्स कैसे याद होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको लर्न तो हो जाएगा, बार बार पढ़ोगे तभी लर्न होगा। लिंकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, लिंकिंग करनी पड़ेगी आपको। आप अपने हिसाब से इसे आगे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इस ढंग से लिखा गया है ताकि आप इसे लिख पाएँ, है ना। ट्रिक देखो, इसकी भी ट्रिक है, बिना ट्रिक के तो इस क्लास में काम ही नहीं चलता। ट्रिक है आपकी CID, ठीक है, CID चंपकनाथ, क्या नाम है, CID चंपकनाथ, चंपक का C, नाथ का N, बस हो गया, ऐसे याद रखना। कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, कैसे आप लोगे, पहले उसे कैटेगराइज कर लोगे, ठीक है ना, फिर आइडेंटिफाई कर लोगे। एक्चुअली ऐसे होता है, पहले आइडेंटिफाई करते हो, फिर डिस्क्राइब करते हो, फिर कैटेगरी में मारते हो, और जब आपने इतना काम कर दिया तो इट मीन्स कि आपने क्लासीफाई कर दिया, फिर नाम दे दो, नोमेनक्लेचर, हो गया सब, पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, डन। ये है पूरा फॉर्मेट, ठीक है, टेक्सोनॉमी का। इसके बाद आते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी पर। मॉडर्न टेक्सोनॉमी ने क्या क्या काम किया, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन किया, लेकिन उन्होंने किस किस कैरेक्टर को ध्यान में रखा, आपको ये बात ध्यान देनी होगी। उन्होंने कैरेक्टर्स रखे, सेम चीज, सेम डेफिनेशन लिखेंगे, बस वहाँ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ये सब नहीं, है ना। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इंटरनल structure, yeah, which look over the features like internal structure, cellular structure, developmental process। यानी उन्होंने ऐसे नहीं किसी को कोई कैटेगरी दे दी, इतनी सारी चीजें देखी कि अंदर से कैसा है, सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है, तब जाके उसको क्लासीफाई किया होगा। मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहती है हम इस तरह का क्लासीफाई करते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस, हम ये सब देखते हैं, और एक चीज़ और, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इतनी चीज़ों को देखने के बाद ही मॉडर्न टेक्सोनॉमी काम करता है। अच्छा, ये कैसे याद होगा, ये भी बहुत सिंपल है, और इसके लिए कुछ ट्रिक है। ट्रिक ये है कि CID सेम है ना, CID और D के साथ एक और लेटर ऐड कर लो, E, ठीक है, बस हो गया। सेलुलर स्ट्रक्चर, I से इंटरनल स्ट्रक्चर, देखो ऐसे आपको सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक, अब इस सेल के अंदर का स्ट्रक्चर यानी I, फिर D, अब ये सेल डेवलप कैसे होगा यानी डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर, फिर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इकोलॉजी क्या होती है, एक इंटरेक्शन होता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का, तो वही समझ लो ये सेल अब अपने जो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन करेगा, वो उसको उससे याद रखेंगे इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा। ये हो गया आपके मॉडर्न टेक्सोनॉमी। इसके बाद आते हैं सिस्टमैटिक्स पर। सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या कहती है कि सिस्टमैटिकली अरेंज करता है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच कनेक्ट्स or which arrange the organism in a systematic manner, systematic, हमें कैसे चाहिए, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट चाहिए, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट चाहिए। सिस्टमैटिक्स मतलब ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करो, जिसमें कि ये सिस्टमैटिक्स इन फीचर्स को इंक्लूड करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, इन सबको इंक्लूड करता है। फिर एक स्ट्रक्चर और एक पॉइंट और, विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये देखता है कि कौन किससे बहुत पहले से भी किसका लीनियज मैच करता है। इवोल्यूशन में पढ़ाया था ना, तो जो फीचर आपके पास अभी हैं इनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप बहुत पहले से देखेंगे तो हम लोग इवॉल्व होते हुए आए हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो कौन किससे इवॉल्व होकर आया है वो ये भी देखते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक्स क्या देखती है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये है आपकी सिस्टमैटिक्स।
क्लियर है? कितना समझ में आया है? ओके। इसके बाद जो है, जो आपका इसी के साथ एक बुक का नाम पढ़ लीजिए, सिस्टेमा, क्योंकि कार्लस लिनियस का ही काम है ये, सिस्टेमा नेचुरल। ठीक है, ये बुक है आपकी कार्लस लिनियस की, और यहीं से टर्म आया था सिस्टेमैटिक्स, और ये सिस्टेमा से वर्ड आया था सिस्टेमैटिक्स। क्लियर है? ओके। सो किड्स, आपको अभी तक इतना ही करना है, और उसके बाद जो है, अच्छा एक टर्म और बच गया है, हायरार्की बता देते हैं। हायरार्की बेटा क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है ना, पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम हायरार्की कहते हैं। अब सीक्वेंस कैसा? ये देखो, ये जो आपने अभी देखा, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है ना, एक सबसे बड़ा किंगडम है जिसमें सारे एनिमल्स आएंगे। ठीक है, अब फाइलम में क्या होता है? नॉन कोऑर्डिनेट आते हैं, कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ठीक है ना, यानी कि जिसमें नहीं है कोई बोन वगैरह, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक सेल का स्ट्रक्चर, जैसे पोरीफेरा, ये सब भी तो आते हैं ना फाइलम में। सारे एनिमल है ना, चाहे वो मल्टी सेलर हो, चाहे यूनिसेलर हो, सब एनिमल है, तो वो फाइलम में आ गए। ठीक है, फिर क्लास इसी तरह से डिवाइड हो जाती है। क्लास में कैसे डिवाइड कर लेंगे? जैसे पीसेस है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, फिर बर्ड है कि मैमल है, इस बेसिस पर यहाँ पे डिवीजन हो गया। ठीक है, फिर ऑर्डर पे आते हैं, इसी तरह से ऑर्डर में डिवाइड हो जाता है। फिर फैमिली पर आते हैं कि फैमिली के बेसिस पे डिवाइड हो जाता है। फिर जीनस पर आते हैं। ठीक है, फिर उसका नामकरण कर देते हैं, जीनस, और स्पीशीज देख लेते हैं भाई कौन सी स्पीशीज है, बस काम खत्म। इस तरह से हम किसी एक ऑर्गेनिज्म पर डिवाइड करते हैं। लेकिन तुम देखो कि सबसे बड़ी कैटेगरी तो यही है, फिर इससे छोटी, फिर छोटी, फिर से और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? इसे हम हायरार्की कह सकते हैं। ठीक, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है। और बेटा, ये जो अभी आपने पढ़ा टैक्सा, टैक्सा में क्या आया? टैक्सा में आया, टैक्सा में ऑल कैटेगरीज आ गई। जितनी कैटेगरीज आपने अभी पीछे 7 कैटेगरीज देखी, सारी कैटेगरीज आ गई। अब अगर हम बोलें टैक्सॉन, टैक्सॉन ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। टैक्सॉन का मतलब या तो किंगडम, टैक्सॉन का मतलब कोई एक, इस पूरे सीक्वेंस में कोई एक, या तो हम क्या बोले टैक्सॉन, किंगडम टैक्सॉन बताइए, है ना। तो यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, किंगडम हो गया, फाइलम टैक्सॉन, क्लास टैक्सॉन, ऑर्डर टैक्सॉन, फैमिली टैक्सॉन, सिंगुलर, सब सिंगुलर हुए ना, टैक्सॉन, और मिला के पूरे टैक्सा, है ना। ये क्या है? पूरे टैक्सा है। ठीक, और इन्हीं टैक्सॉन को ये जो आपको कैटेगरीज मिली हुई है, इन्हीं कैटेगरीज को यहाँ लिखते थे कैटेगरीज, इन्हीं को हम रैंक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रैंक कह सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम टैक्सॉन कह सकते हैं जब एक की बात करेंगे। ठीक है, और इनको हम कैटेगरीज कह सकते हैं। तो ये सारे टर्म्स आपको इसी तरीके से मिलेंगे जब आप थ्योरी कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा वाला पार्ट नहीं दिखा आपको, टैक्सॉन वाला। ठीक है, चलो बताओ, इसके लिए सो सॉरी, जो ये सीक्वेंस हम आपको बता नहीं पाए, भूल गए हम, ये दिमाग से एकदम स्किप कर गया, आ ही नहीं रहा। ओके, खैर, तो क्या करना है, अभी मैं आपको क्लिप्स वगैरह सेंड कर दूंगी जब ये लेक्चर चल रहा होगा, तो आप लोग इसको बुक से भी रिपीट करेंगे। और ऐसा नहीं है, ये जितना मैं बताती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसका कोई लाइन तो छोड़ नहीं सकते। 11th में खासकर ये बात है। ठीक है, अब ये हम बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये वाली स्पेशली पढ़ लेना, तो एक अलग बात है। अदरवाइज आपको कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी है, सब समझना है, और जहाँ कोई दिक्कत आएगी मुझे बताओ। ठीक है, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको और कितने फोकस की जरूरत है, कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।